वेलकम दोस्तों, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वंडर बिज़। मैं हूँ आज दुबई पे, और जो मैंने अपनी स्विट्ज़रलैंड की वीडियोस बनाई हैं उसमें काफ़ी कमेंट्स आए हैं मेरे पास। उसमें बहुत से लोगों ने कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे हैं, और कुछ लोगों ने पूछा है कि आप पूरे ट्रिप की एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, जिससे कि सारी नॉलेज जो है उनको एक ही वीडियो में मिल जाए। अगर आप ट्रैवलर हैं और ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक और शेयर भी कर देना, और बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा के लिए आपको VFS की वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है, क्योंकि शेंजन जितने भी कंट्री हैं, हालांकि स्विट्ज़रलैंड शेंजन कंट्री में नहीं आता है, बट स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए आपको शेंजन वीज़ा ही अप्लाई करना होता है। और उस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अगर आप खुद से कर सकते हैं तो VFS की वेबसाइट पे करना होता है। मेरा सजेशन ये है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं या आपको ट्रैवल का कम एक्सपीरियंस है तो आप किसी अच्छे एजेंट की एडवाइस ले सकते हैं, जो कि आपसे फ़ीस रीज़नेबल ले, क्योंकि अप्लाई करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है, वीज़ा फ़ीस होती है जो कि आप ऑनलाइन आपको पे करनी होती है। और अगर कोई एजेंट बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है तो फिर आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, टिकट भी लगाना होता है फ़्लाइट का, और आपको होटल की बुकिंग भी लगानी होती है। तो उसके लिए जो ट्रेंड में है वो ये है कि डमी जो है टिकट लगाई जाती है फ़्लाइट की, और डमी टिकट लगाई जाती है बुकिंग की। तो VFS पे आप टाइम से पहुंच जाइए। दिल्ली में VFS ऑफिस है। अगर आपका बेंगलोर में या बॉम्बे में या कहीं और से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए नियरेस्ट VFS ऑफिस कहाँ पे है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। बायोमेट्रिक के लिए आप जाते हैं, वहाँ पे 2 ऑप्शन वो आपको देते हैं। एक तो होता है जो आपने फ़ीस वगैरह पे की है, उसमें एक चार्ज वो शायद 1700 या 2000 रुपये का लगभग, अब याद नहीं रहा मेरे एग्जैक्टली, लेकिन इतना ही था, वो लेते हैं एक वहाँ पे भी, VFS ऑफिस में भी। तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्यू में लगना पड़ता है अपने बायोमेट्रिक के लिए और पेपर के लिए। लेकिन एक उनकी VIP फ़ीस होती है जिसमें उन्होंने लाउंज बनाया हुआ है, अगर वो आप पे करते हैं तो फिर वहाँ पे आप बैठ जाते हैं, आपको एक नंबर मिल जाता है, और वहीं पर खाने पीने का सब कुछ वो उसमें फ्री हो जाता है आपका। वो काफ़ी चार्जेबल है, तो मेरी एडवाइस उसकी नहीं है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आपका, लेकिन आपके पैसे काफ़ी बच जाएंगे। तो इस तरीके से 8000 वीज़ा का, 2000 फ़्लाइट का, 2000 होटल का, और 2000 एजेंट का, 6000 और 2000 रुपये आप जब बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तब वहाँ पे 8000, और 8000 आपने दिया है वीज़ा फ़ीस का, तो टोटल 16000 हो गया। तो आपकी वीज़ा का टोटल खर्चा आएगा एक आदमी का 16000 रुपया। आपको उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना होता है, तो अपने सेविंग अकाउंट की 6 महीने की स्टेटमेंट लगानी होती है, और 6 महीने का आपको स्टेटमेंट लगाना होता है अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने करंट अकाउंट का। अगर आप जॉब करते हैं, सैलरीड हैं, तो सिर्फ अपने सेविंग अकाउंट का, जिसमें आपकी सैलरी आती है, उसकी 6 महीने का स्टेटमेंट लगाना होता है। जहाँ तक सवाल है पैसा कितना होना चाहिए, तो बैलेंस तो देखिए, आप अगर कहीं पे घूमने जा रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में तो होना चाहिए है कि भाई 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख इतना आपके अकाउंट में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपका अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। गलती लोग क्या करते हैं कि अपने अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं। अकाउंट मेंटेन का मतलब ये है कि जैसे आप सेविंग अकाउंट में सैलरी आती है तो आप उससे कितना खर्च करते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है। जैसे पैसा आया तो आपने टैक्स पे किया अपने अकाउंट से, या अगर आप कोई LIC लिया हुआ है या कुछ इस तरीके का कोई भी एक्सपेंस है वो आपने करते हैं, अपनी शॉपिंग करते हैं, या आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, या आप अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं, फ़ोन का बिल भरते हैं, या ये सारे एक्सपेंसेस आप अपने अकाउंट से करते हैं, तो वहाँ पे आपकी एक्सपेंस की हिस्ट्री आती है। बेसिकली वो लोग ये देखते हैं कि आप अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो अर्निंग है और जो एक्सपेंस है वो किस टाइप का है, उसी के बिहाफ पे वीज़ा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में पड़े तो 20 लाख रुपए, ट्रांजैक्शन कुछ होती नहीं है, तो वो उस 20 लाख का कोई फ़ायदा नहीं है।
इसी तरीके से बिज़नेस जो लोग करते हैं उनका करंट अकाउंट इसलिए लिया जाता है कि एक्चुअल में बिज़नेस है या सिर्फ दिखाने के लिए बिज़नेस खोला हुआ है। अगर एक्चुअल बिज़नेस होगा तो आप अपने अकाउंट से सैलरी भी पे करते होंगे, आप अपना, अगर आपका ऑफिस या शॉप रेंट की है तो उसमें रेंट पे करते होंगे, अगर रेंट की नहीं है, अपनी है, तो कोई ना कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो है आप अपनी शॉप का ज़रूर करते होंगे जो उसमें दिखेगा। तो अकाउंट एक्टिव का मतलब ये होता है कि आप उसमें ट्रांजैक्शन कैसा कर रहे हैं। अगर आपके अकाउंट में सैलरी अच्छी आ रही है और आप एक्सपेंस भी करते हैं और उसके बाद उसमें सेविंग्स भी हैं, और अगर आप बिज़नेस करते हैं उसमें ट्रांजैक्शन अच्छी आ रही हैं और उससे आप अपनी सैलरी पे करते हैं अपने बिज़नेस से अपने सेविंग अकाउंट में, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपके बिज़नेस अकाउंट में कितना भी पैसा पड़ा हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ देखा जाता है कि आपकी बिज़नेस ट्रांजैक्शन कैसी हो रही है। आपकी वैल्यू डिसाइड होती है आपके सेविंग अकाउंट से। तो सेविंग अकाउंट में आप अपनी सैलरी ज़रूर डालें और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे आप पेट्रोल डलाते हैं, आप फ़ोन का बिल पे करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, आप अपने बच्चों की फ़ीस पे करते हैं, और इसके साथ साथ और जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप अपने सेविंग अकाउंट से करते हैं। और उससे आप जब एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें टैक्स भी आप अपने सेविंग अकाउंट से पे करें। हालांकि ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मैं अपना टैक्स अपने करंट अकाउंट से पे करता हूँ तो मैं सेविंग अकाउंट से नहीं करता। उसका रीज़न ये है, ज़रूरी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो 3 साल का आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भी लेते हैं। उससे वो देखते हैं कि आपने क्या कमाया है, क्या टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, और आपकी ट्रांजैक्शंस क्या हैं या टर्नओवर क्या है। बिजनेसमैन का टर्नओवर देखते हैं वो, और सैलरीड पर्सन का टैक्स देखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप अप्लाई करते हैं उस वक्त बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपको जब बायोमेट्रिक होता है तब साथ लेके जाना होता है, लेकिन वो बैंक से सिग्नेचर और स्टैंप उस पर होना चाहिए। ऑनलाइन जो आपकी स्टेटमेंट आती है वो नहीं चलेगा। जब आप अपने बायोमेट्रिक के लिए जाएं तो आप अपने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाएं 6 महीने की, और वहाँ पे जो भी ऑफिसर है, कंसर्निंग ऑफिसर, उससे स्टैंप और साइन ज़रूर करा लें हर एक पेज का। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने बिजनेस अकाउंट का आप कर सकते हैं। पासपोर्ट की कॉपी लगेगी कि 3 साल की आपकी ITR लगेगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके साथ साथ आपका फ़्लाइट की बुकिंग लगेगा, होटल की बुकिंग लगेगा। फैमिली के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हमारा वीज़ा आ गया, हमने खुद से फ़्लाइट बुक की, तो मैं 2-3 वेबसाइटों पे कंपेयर कर लेता हूँ, और उसमें जहाँ पे सस्ती मिल रही होती है वहाँ से मैं कर लेता हूँ। लगभग 60,000 रुपये का हमारा रिटर्न टिकट था एक आदमी का। तो हम अब अभी बात कर रहे हैं टोटल ट्रैवल कॉस्ट की। तो अभी हमने बताया आपको 18,000 रुपये आपका वीज़ा में खर्च हुआ और 60,000 रुपये आपका फ़्लाइट में खर्च हुआ। टोटल 78,000 रुपये आपका ये हो जाता है। अपना ट्रैवल एजेंट से भी ज़रूर पूछ लीजिए टिकट के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, मैं जैसे टिकट बुक कर रहा हूँ ऑनलाइन, खुद से महंगी आ रही है, मैंने अपने ट्रैवल एजेंट से बोला, उन्होंने मुझे बहुत सस्ती टिकट दे दी। जैसे लास्ट टाइम जब मैं दुबई आया था तो टिकट था ऑनलाइन जो शो हो रहा था लगभग 12,000 रुपये का, और मेरे ट्रैवल एजेंट ने वही टिकट 9,000 रुपये में दे दिया मुझे। अगर आपका ट्रैवल एजेंट का जो प्राइस है और ऑनलाइन जो प्राइस दिखा रहा है वो बराबर है, तो फिर ट्रैवल एजेंट से आप कभी मत कीजिए, आप डायरेक्ट बुक कीजिए। जब आप फ़्लाइट बुक करते हैं तो 30 kg का एक बैग और 7 kg का एक हैंड कैरी और एक लैपटॉप बैग अलाउड होता है। ये 3 चीज़ें अलाउड होती हैं कि आप अगर लैपटॉप बैग लेके जा रहे हैं, उसमें लैपटॉप है, भले ही कुछ और है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप लैपटॉप लेके ट्रैवल कर रहे हो। तो एक लैपटॉप बैग, हैंड कैरी जो होता है वो 7 किलो का होता है, और 30 किलो का आपका लगेज अलाउड होता है। तो घर पे चलने से पहले इनका वेट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं एयरपोर्ट पे वेइंग स्केल लगा देते हैं, वो चेक करते हैं। अगर 30 किलो का बैग है तो 30 किलो का एक ही बैग अलाउड है, ऐसा नहीं कि आप 15-15 किलो के 2 कर लें, ऐसा नहीं होता है। और 30 किलो से अगर 32 किलो हो जाएगा तो फिर वो 2 किलो का आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसा भी हो जाता है कि आपका हैंड कैरी 5 किलो का है लेकिन लगेज 32 किलो का है, तो वो 32 किलो में 2 किलो का पैसा देना पड़ेगा आपको। तो उससे बेटर ये है कि आप 2 किलो निकाल लीजिए और अपने हैंड कैरी में 7 किलो कर लीजिए उसको।
अब आप जब स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तो वहाँ का एक ऐप है SBB ऐप, वो ऐप अपने फ़ोन में डाल लीजिए। 1 दिन लगेगा आपको, हो सकता है घंटा लगे, हो सकता है 30 मिनट लगे उसको थोड़ा समझने में, ठीक है। मैं जब गया तो मेरा ऐप काम नहीं कर रहा था। उसका रीज़न ये था, मैंने लोकेशन ऑफ़ की हुई थी अपनी। तो SBB ऐप को अगर आप इंडिया में डालेंगे और इंडिया में आपका लोकेशन ऑन है तो वो आपको कुछ नहीं दिखाएगा। यानी जब तक आप स्विट्ज़रलैंड में नहीं जाएंगे और स्विट्ज़रलैंड में एंटर होने के बाद, स्विट्ज़रलैंड के अंदर बॉर्डर एरिया के अंदर जब तक आप एंटर होने के बाद लोकेशन ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका SBB ऐप काम नहीं करेगा। तो SBB ऐप से आप अपना क्रेडिट कार्ड उसमें ऐड कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड का डिटेल, और आप टिकट खरीद सकते हैं कि कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है। तो उसमें वो पूरा आपको दिखा देगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म से ये ट्रेन आपको मिलेगी, फिर ये इस प्लेटफॉर्म नंबर पे छोड़ेगी और दूसरे प्लेटफॉर्म नंबर से दूसरी ट्रेन मिलेगी, वो आपको यहाँ पे ड्रॉप करेगी। और अगर आगे बस है तो बस का भी लिखा होता है कि फिर आपको यहाँ पे ये बस मिलेगी। और स्विट्ज़रलैंड की सबसे अच्छी बात ये है कि ये हैक्टिक नहीं है। सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान बनाया। आपको ट्रेन छोड़ेगी ऐसी जगह कि आप इस प्लेटफॉर्म पे उतर रहे हैं तो बराबर के प्लेटफॉर्म पे आपको दूसरी ट्रेन मिल रही होगी, या ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे मिल रही होगी। ऐसे नहीं होगा कि 5-6 प्लेटफॉर्म क्रॉस करके आपको जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। और बस, अगर आपको ट्रेन से बस चेंज करनी है तो जिस प्लेटफॉर्म पे आप उतरेंगे उससे बाहर निकलते ही बस खड़ी होगी। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, इतनी पब्लिक होती नहीं है। अब बहुत से लोगों ने मुझसे होटल का नाम पूछा कि होटल का नाम बता दीजिए। तो ऐसे बता पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मैं होटल का नाम बता भी दूंगा आपको, आप उसे बुक कैसे करेंगे। डायरेक्टली कोई ऐसा मेरे पास कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है कि मैं वहाँ की दे दूँ या आपको नाम बता दूँ। होटल की वेबसाइट पे जाएंगे तो मोस्टली 99% होटल की वेबसाइट पे महंगे प्राइस होते हैं। जो आपको सस्ती प्राइस है वो Airbnb, booking.com और इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही मिलती है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, मैं इनका यूज़ करता हूँ तो बार बार इनका नाम आ जाता है। अब हम लोगों ने कवर किया है आपका वीज़ा, आपका फ़्लाइट टिकट, आपका होटल बुकिंग। उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे तो SBB ऐप डाल लीजिए आप। स्विस पास, अगर हम स्विस पास की बात करें तो स्विस पास एक इतनी अच्छी चीज़ बनाई है स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट ने कि आपकी बहुत सेविंग होती है। क्योंकि ट्रैवल कॉस्ट जो है, जो लोकल ट्रैवल है, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा अगर आप अलग अलग टिकट ख़रीदेंगे। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप अगर 5-6 दिन का प्लान करके गए हैं घूमने का, 6 दिन का गए हैं, तो उसमें आप एक दिन जैसे पहुंचते हैं उस दिन आराम कीजिए, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए और आसपास की जगह घूम लीजिए। और जिस दिन आप रिटर्न आएंगे तो वो भी आप अपने लोकल का आसपास का एरिया देखिएगा, आपका पैकिंग वगैरह में चला जाएगा, बाकी चीज़ों में। तो ये 2 दिन आपके चले जाते हैं। अगर आपका 7 दिन का भी मान लीजिए ट्रैवल है तो 5 दिन बचते हैं। तो 5 दिन में से आप 4 दिन का ले लीजिए, 4 दिन बहुत है। और स्विस पास की अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने भी वेबसाइटों पर चेक किया तो स्विस पास की इतनी कैटेगरी और इतनी टर्म्स कंडीशन और इतना कुछ लिखा होता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। हाफ फेयर ले क्या ना ले। तो हाफ फेयर मुझे कोई लॉजिकली, मेरा अपना सजेशन है कि हाफ फेयर मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि हाफ फेयर में आपका फेयर तो आधा हो जाता है लेकिन आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। आपको टिकट लेनी होती है फिर भी, और फिर चेक करना होता है बार बार मुझे कहाँ से क्या मिलेगा, कौन सी ट्रेन में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप स्विस पास लेते हैं फुल, उसमें आपके लिए सब कुछ फ्री हो जाता है। 95% चीज़ें स्विस पास में फ्री हैं। सारे म्यूज़ियम फ्री हो जाते हैं, सारी बोट राइड फ्री हो जाती हैं, सारी ट्रेनें फ्री हो जाती हैं, सारी बस फ्री हो जाती हैं, सब कुछ। यानी 4 दिन का मैं बता रहा हूँ लगभग 25-30 हज़ार रुपये का होता है। 29,000 का आई थिंक एडल्ट का। और बच्चों को छूट होती है, जो 16 साल से 25 साल तक का होता है उसको सस्ता मिलता है, और 16 साल से कम उम्र के बच्चे का फ्री होता है। लेकिन उसका बेनिफिट बहुत है। इतना बेनिफिट है कि आप जितना मर्जी उतना ट्रैवल करो, आप कहीं बैठ जाइए, कहीं उतर जाइए, कहीं से चले जाइए,
तो बहुत बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिल जाती है। और स्विस पास जो है ऑनलाइन भी आप ख़रीद सकते हो, लेकिन मैंने जो ख़रीदा था वो जो टूरिस्ट हमारे जहाँ पे हम रुके हुए थे वेगिस में, वहाँ पे एक टूरिस्ट सेंटर उन्होंने बनाया हुआ था, वहाँ से ख़रीदा था। और प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे आप ऑनलाइन ख़रीदें चाहे आप वहाँ से ख़रीदें, प्राइस उसका फ़िक्स है। तो अब आपका टोटल कॉस्ट कितना पहुँच गया, अब आप देखिए कि आपका 60,000 का टिकट लगा और 18,000 का वो 78,000। अब होटल की बात करते हैं। अगर होटल आप अकेले जा रहे हैं तो आप रुकिएगा हॉस्टल में। हॉस्टल आपको लगभग इंडियन करेंसी में बहुत अच्छा हॉस्टल 5 से 6,000 रुपये पर डे पे मिल जाता है, 5,000 रुपये पर डे में, और उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होता है। हॉस्टल इसलिए क्योंकि आप सिंगल हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो रूम शेयर हो जाता है, प्राइस जो है दोनों की डिवाइड हो जाती है, तो फिर आप होटल बुक कर लीजिए। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो आप अपार्टमेंट बुक कीजिए। उसका रीज़न ये है कि जब आप 2 से ज़्यादा होते हैं तो होटल में क्या है, वो 2 रूम का ऑप्शन देते हैं आपको बुकिंग का, यानी 2 लोग एक रूम में और एक बंदा एक रूम में, तो वो उल्टा आपको महंगा पड़ जाता है। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट बुक करते हैं तो आप 3 लोग डालेंगे तब भी वो उतना ही फेयर चार्ज करता है, आप 4 लोग डालेंगे तब भी उतना ही करता है। लेकिन 5 था तो टोटल 10 दिन थे, तो 10 दिन में 1,05,000 का हो गया। अब 4 लोग थे क्योंकि हम, तो आप समझिए 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से सिर्फ 2,500 या 2,800 आप लगा लीजिए, 2,800 रुपीज़ पर हेड हमें पड़ा है। तो हमें तो काफ़ी सस्ता ये पड़ गया, क्योंकि 2,800 रुपये में तो इंडिया में होटल नहीं मिलता है। वहाँ पे हमें बहुत अच्छा अपार्टमेंट मिल गया था। अपार्टमेंट की हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी, लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, अपार्टमेंट भी बहुत अच्छा था और होस्ट भी बहुत अच्छा था। क्लीनिंग का उन्होंने अलग से चार्ज किया था, क्लीनिंग का चार्जेस उनका अलग होता है, लगभग वो 8,000 रुपये था होता है। लेकिन अपार्टमेंट में ब्रेकफास्ट खाना पीना आपको सब अपने पास से करना है, उसमें आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आप जो है अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी ले जाइए। हाँ, लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा कि अगर आप कभी भी जाएं, सर्दियों में तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन आप एक तो सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लेके जाएं, स्किन बर्न हो जाता है, मुझे हो गया था। और हैट ज़रूर लगाएं क्योंकि धूप जो है काफ़ी तेज़ होती है। टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, 20 डिग्री के करीब था जून के महीने में, और ठंडी हवा चलती है। लेकिन अगर बरसात होने लगती है और आप बोट में हैं तो भाई ठंड लगती है, जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर रात का टाइम है और बरसात होने लगती है और ठंडी हवा चलने लगती है तब भी ठंड लगती है। तो जैकेट जो है वो, वहाँ के लोग 2 चीज़ें साथ रखते हैं, एक अम्ब्रेला और एक जैकेट। पहनते नहीं हैं जैकेट अपने बैग में रखते हैं, अगर ठंड लगती है तो पहन लेते हैं, हल्की जैकेट होती है वो। बारिश होती है तो अम्ब्रेला, क्योंकि वहाँ बारिश कभी भी हो जाती है। तो कहीं पे भी जाने के लिए सबसे पहले आप वहाँ का वेदर ज़रूर चेक कर लें, उस जगह का नाम डालें गूगल पर, तो वहाँ पे एक कैमरे का ऑप्शन आता है, तो आप अपने गूगल पे चेक कर सकते हैं, तो वो आपको वेदर बताता है और दिखाता है वहाँ पे कैसा वेदर हो रहा है। गूगल पे एक कैमरा आ जाता है, लाइव कैमरा लगा हुआ है उनके हर एक लोकेशन के ऊपर। तो वेदर चेक करके जाएं और खाली वीज़ा लीजिए और घूमने चले जाइए। ये यूरोपियन कंट्रीज़ में है, एलिजिबिलिटी के बिहाफ पे ही वीज़ा मिलता है और ट्रैवल हिस्ट्री के बिना भी नहीं मिलता है। ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ा होना ज़रूरी है आपका। तो यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने से पहले ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर आप अपनी कुछ बनाएं। जैसे कभी आप दुबई घूम आए, कभी आप श्रीलंका घूम आए, कभी आप थाईलैंड घूम आए, कभी आप मॉरिशस घूम आए, जो आसपास की कंट्री हैं आप घूम लीजिए, उससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। दोस्तों, कल वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए मैंने टॉपिक कवर किए, लेकिन वीज़ा अप्लाई के लिए कवर लेटर भी लगता है। और कवर लेटर के बारे में लोग बताएंगे कि आपको कि भाई आप जो है ना बहुत कंट्री की तारीफ़ लिखें, मैं ऐसा इम्प्रेस हूँ या वैसे हूँ, और मैं वहाँ का कल्चर देखना चाहता हूँ, वहाँ का ये देखना चाहता हूँ, खाना देखना चाहता हूँ या चीज़ें देखना चाहता हूँ। ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है ना कि बहुत से लोग बताते हैं कि आप कवर लेटर ऐसा बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ, बड़ा इम्प्रेसिव बनाओ। भाई कुछ ओवर भी लिखोगे ना तो वो भी ठीक नहीं रहता। तो आप सिर्फ सिंपल चीज़ लिखें कि भाई मैं एक बिजनेसमैन हूँ या मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इंडिया से हूँ और आपके कंट्री में मैं टूरिज़म पर्पज़ से आना चाह रहा हूँ और इस डेट से इस डेट तक मेरी ट्रैवल डेट है
और मैंने जो है सभी डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दिए हैं। और प्लीज़ रिव्यू माई डॉक्यूमेंट्स एंड इशू द वीज़ा। बस दैट्स ऑल, इतना ही लिखना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।